हेलो एवरीवन, आई एम कोमल देशवाल और आज हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे हर साल कई सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर उससे पहले आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा, जिसमें मैंने एक तो एंथ्रोपोलॉजी के पूरे सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया है और साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, उसकी स्ट्रेटजी भी डिटेल में डिस्कस करिए, तो आप उसको ज़रूर देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। और चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है थ्योरीज इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये वाला टॉपिक थ्योरीज इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो जो ये वाला टॉपिक है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। ये सारी थ्योरीज नेट के पेपर में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली थ्योरी है इवोल्यूशनिज्म, जिसमें टाइलर, मॉर्गन, फ्रेजर, मेन, मैक्लेनन, ये सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जितनी भी बुक्स हैं और जो भी इन्होंने स्टडीज करी है, उन पे सारों पे क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। तो उसके बाद है डिफ्यूजनिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो कल्चर है वो कैसे एक स्पेस से दूसरे स्पेस में स्प्रेड होता है। उसके बाद है हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म। ये वाला टॉपिक आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन उसके बाद और भी काफ़ी थ्योरीज है, जैसे फंक्शनलिज्म। इसमें ये होता है कि कोई भी कल्चर का कोई भी एलिमेंट होता है, उसका कुछ फंक्शन होता है, इसीलिए वो उस कल्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर उसका कोई फंक्शन नहीं है तो उसको कल्चर में एग्जिस्ट करना चाहिए। ये थ्योरी ये बोलती है कि मालिनोस्की इज द मोस्ट फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट अप्रोच। उसके बाद है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस अप्रोच पे स्टडी करी है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बेसिकली बोलता है कि कोई भी कल्चर है या कोई भी सोसाइटी है, उसका फंक्शन के साथ साथ एक स्ट्रक्चर भी होता है जिसके थ्रू वो सर्वाइव कर रहा है। तो स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी कल्चर और एनी सोसाइटी। ये थ्योरी ये बोलती है। उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म, लेवाई स्ट्रॉस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरलिज्म ज़्यादा स्ट्रक्चर पे फोकस करता है रैदर देन फंक्शनल। और कल्चर एंड पर्सनैलिटी, ये सारी थ्योरीज हैं जो कि हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है ये वाली थ्योरी, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो ये है कि जो ये वाला टॉपिक है थ्योरीज इन एंथ्रोपोलॉजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं। मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बोला था कि सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अभी हमने देखा कि सोशल थ्योरीज का क्या सिलेबस नेट ने दिया हुआ है। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये वाली है सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, उनसे क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं। तो ये वाले 6 क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 6 के 6 क्वेश्चन जो 2023 वाला एग्जाम हुआ था, सिर्फ उस एक एग्जाम में एक पेपर में 6 क्वेश्चन आए हुए हैं थ्योरीज से। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये थ्योरीज वाला टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हमें क्यों इतना डिटेल में पढ़ना चाहिए। आप क्वेश्चन देखिए किस टाइप के आते हैं। आइडेंटिफाई द बुक्स रिटन बाय क्लाउड लेवाई स्ट्रॉस। तो ये अभी हमने थ्योरी भी देखा था कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो लेवाई स्ट्रॉस ने दिया था। तो उनकी जो बुक्स हैं वो पूछी गई हैं, इन्होंने कौन सी ये सारे बुक्स हैं और पूछ रहे हैं कि ये कौन सी बुक इन्होंने लिखी है। तो एक तो ये टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन है द स्कॉलर्स हु आर एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक इवोल्यूशन। जब हम इवोल्यूशन वाली थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इवोल्यूशन 2 टाइप का था, स्पेसिफिक और जनरल। तो ये क्वेश्चन वहीं से है, जो इवोल्यूशनरी थ्योरीज हैं उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और पूछा गया कि कौन से जो स्कॉलर्स हैं वो इस थ्योरी से रिलेटेड है। ये सारे इन्होंने नेम मेंशन किए, हमें बताना कि इनमें से कौन से इससे एसोसिएटेड है। एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Clifford Geertz analyzed the cockfight. Cockfight is Indonesian island of Bali. Comprehend the Balinese world view. This is an example of. अब ये भी जो थ्योरीज वाला पोर्शन है उसी से क्वेश्चन पूछा गया है. सिंबोलिज्म वाली थ्योरी है एक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि जो कोक फाइट है वो किस तरीके के सिंबोलिज्म को रिप्रेजेंट करती है. और भी कई थ्योरीज हैं जिससे ये क्वेश्चन रिलेट करता है. तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये सारे ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं और हमें बताना कि कॉक फाइट किस वाले से रिलेट कर रहा है. ये टाइप का क्वेश्चन है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो द एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु यूज्ड कंपैरेटिव. अब जो कंपैरेटिव मेथड है वो भी इसी से रिलेटेड है थ्योरी से, क्योंकि जितनी भी थ्योरीज हैं उन पे किसी न किसी टाइप का काम किया जाता है. बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं. कोई फील्ड वर्क यूज करता है, कोई इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड. तो ऐसे ही कंपैरेटिव मेथड. तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कंपैरेटिव मेथड पे काम किया था. ये मेथड भी हम थ्योरीज में ही पढ़ते हैं. तो ये सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट दिए हुए हैं और हमें बताना कि किन्होंने इस पे काम किया था इस मेथड. तो ये भी थ्योरीज से रिलेटेड है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें मैच करना है बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर. बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर ये जो बेनेडिक्ट हैं उन्होंने जो काम किया था उससे रिलेटेड है, क्योंकि पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी काफ़ी थ्योरीज हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी में. उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन वहाँ से है. सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन हो गया, ये भी इवोल्यूशनरी जो थ्योरीज हैं वहाँ से पूछा हुआ है ये वाला क्वेश्चन. और उसके बाद है एथनिक ग्रुप्स एंड बाउंड्रीज. ये भी कहीं ना कहीं थ्योरी से ही रिलेट करता है, क्योंकि जो फील्ड वर्क करते हैं, जो एथनोग्राफी होती है, उससे ये रिलेटेड है. तो ये वाला क्वेश्चन भी थ्योरी से ही रिलेटेड है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट. ये वाली भी जो इवोल्यूशनरी थ्योरी से रिलेटेड है, क्योंकि जो ये ऑथर्स हैं ये वाले ऑथर्स सारे के सारे हमारे इवोल्यूशनरी थ्योरी से रिलेटेड है. जो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है कल्चर का इवोल्यूशन का, या फिर रिलीजन के इवोल्यूशन का, सोसाइटी के इवोल्यूशन, वहाँ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. तो ये भी थ्योरी से ही रिलेटेड है. तो मेरा पर्पज़ ये था आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाने का, कि आपको ये पता चले कि जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी में जो थ्योरीज हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उनसे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं. ये जो 6 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए ये सिर्फ एक ईयर में पूछे हुए हैं. तो सोचो 5-6 क्वेश्चन एक टॉपिक से जो कि थोड़ा मेजर टॉपिक है वहाँ से पूछे जा रहे हैं. तो उसको हम अच्छे से प्रिपेयर हमें करना ही करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा स्कोर कर सकें. तो बहुत सारी थ्योरीज हैं हमने देखा, लेकिन जो आज थ्योरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म है क्या, ये क्या चीज़. तो फर्स्ट चीज, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म एक एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट, एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट स्कूल है, स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल. बेसिकली बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस अप्रोच के ऊपर काम किया है, अपनी अलग अलग थॉट्स दिए, अपने अलग अलग काम करके एक पूरा कंक्लूजन दिया है. तो उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म. और उसके बाद जो ये वाली टर्म है, ये यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली, दिस टर्म वाज प्रोपाउंडेड बाय मार्विन हैरिस.
में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म वो फ्रेंच बोआस ने टर्म दी थी, लेकिन नहीं। जो मार्विन हैरिस थे उन्होंने सबसे पहले हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म टर्म का यूज़ किया था। उसके बाद जो फ्रेंच बोआस थे उन्होंने उसके ऊपर इतना ज़्यादा काम किया, इतना ज़्यादा पॉपुलराइज उसको कर दिया कि सब लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने इस टर्म को दिया है। तो जो ये टर्म है सबसे पहले मार्विन हैरिस ने दी थी और इसको पॉपुलराइज किया था फ्रेंच बोआस ने। बोआस ने टर्म को पॉपुलराइज किया था। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 पॉइंट हमारे हो गए जिनसे क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं मेन फीचर्स के ऊपर कि जो हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म है उसका रियल मीनिंग होता क्या है, क्या चीज़ है, क्यों इस पे इतना। तो हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म बेसिकली कल्चर को स्टडी करने के लिए एक अप्रोच है, जिसमें कल्चर को स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि इस तरीके का कल्चर होता है, ऐसे ऐसे वो स्प्रेड करता है। लेकिन इस अप्रोच को समझने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि कल्चर है क्या चीज़, कल्चर क्या है। तो पहले देखते हैं कि कल्चर क्या चीज़। वैसे इस पे पूरा टॉपिक भी है ये कल्चर पे, जो कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी का स्टार्टिंग का ही पॉइंट है। लेकिन अब हम ये थ्योरी देख रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कल्चर क्या चीज़। जो कल्चर है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है ईबी टाइलर ने, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कल्चरोलॉजी। कल्चरोलॉजी क्या चीज़ है? स्टडी ऑफ कल्चर। तो एक पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया कि फादर ऑफ कल्चरोलॉजी किसको बोलते हैं, ईबी टाइलर को, जिन्होंने सबसे पहले बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कल्चर को डिफाइन किया। तो इन्होंने क्या बोला कल्चर, ईबी टाइलर ने कल्चर को बताया कि कल्चर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स होल है। इन्होंने डिफाइन किया कल्चर को कॉम्प्लेक्स होल की तरह। कॉम्प्लेक्स होल क्या, किस चीज़ का होल है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं? इसमें सब कुछ आता है जो हमारा कल्चर है, बी इट हमारी नॉलेज क्या है, हमारे बिलीफ सिस्टम क्या है, कौन सी आर्ट हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा क्या ड्रेसिंग पैटर्न है, हमारी फूड हैबिट्स क्या हैं, या हम कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। मतलब जो भी हमारी सोसाइटी है उस सोसाइटी में हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, हर एक चीज़ कल्चर का पार्ट। तो इन्होंने डिफाइन किया था एक कॉम्प्लेक्स होल है, और जो मैन जिसको फॉलो करता है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो इसमें सारी चीज़ें आ गई, हमारी नॉलेज आ गया कल्चर के अंदर, नॉलेज, बिलीफ सिस्टम, रिलीजन आ गया, और भी बहुत सारी चीज़। बेसिकली अगर आपको इसको लेमैन लैंग्वेज में समझना है, तो इंडियन सोसाइटी है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो हम इंडियंस हैं, हमारी कुछ फूड हैबिट्स होते हैं, पर्टिकुलर तरीके का खाना। नॉर्थ इंडियन जो सोसाइटी है उसमें अलग तरीके का खाना खाना होता है, साउथ इंडियन सोसाइटी में अलग तरीके का, हमारी अलग अलग तरीके की ड्रेसिंग हैबिट्स होती हैं, हम अलग अलग, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, हमारा बिलीफ सिस्टम अलग अलग होता है। हम कोई रिलीजन फॉलो करते हैं, किसी दूसरी सोसाइटी में अलग तरीके का रिलीजन फॉलो होता होगा। हम किसी पर्टिकुलर टाइप की आर्ट को ज़्यादा प्रेज करते हैं या यूज़ करते हैं। जैसे ट्राइबल कल्चर है, वहाँ पे टैटू जो आर्ट है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वो उनके कल्चर का पार्ट है। तो कल्चर हर एक चीज़ को मिला के जो हम सोसाइटी में यूज़ कर रहे हैं, जो ह्यूमन से रिलेटेड है, वो है कल्चर। आई होप कल्चर अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो ये था कल्चर का पूरा डेफिनेशन, क्या कल्चर होता है। इसके बाद हम आते हैं अभी वापस से बैक टू द टॉपिक, फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल पार्टिकल। जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म का, तो ये थ्योरी ये बोलते हैं कि जो कल्चर है ना अलग अलग सोसाइटीज़ का, वो कल्चर यूनिक है अपने आप में। हर एक सोसाइटी का कल्चर अपने आप में यूनिक है। बेसिकली इसको बोलते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म।
रिलेटिव, ये टर्म आपने सुना होगा। कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब ये होता है कि एवरी कल्चर इज एवरी कल्चर इज यूनिक। कोई भी कल्चर किसी की सुपीरियर नहीं है, कोई कल्चर किसी से सुपीरियर नहीं है। हर एक कल्चर की अपनी कुछ डिफ्रेंसिएशंस है, कुछ यूनिक है जो कि उस कल्चर के लिए सुटेबल है, वहाँ के लिए अडेप्टेबल है। इसीलिए ये कल्चर, इसीलिए ये थ्योरी ये बोलती है कि कोई कल्चर सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सोसाइटीज़ पे कल्चर को स्टडी करने के बाद ये कंक्लूजन दिया। जो ये वाली टर्म है ये दी थी फ्रेंच बोआस ने। फ्रेंच बोआस ने ये वाली टर्म दी थी। कब दी थी? इन्होंने दी थी 1888 में, जब इन्होंने स्टडी करा था, स्टडीड एस्किमोज। आपने सुना भी होगा, जो कि पोलर एरियाज में रहते। तो एस्किमोज के ऊपर इन्होंने स्टडी करी, वहाँ के कल्चर को समझा, और फिर इन्होंने इसके स्टडी करने के बाद बुक दी थी सेंट्रल एस्किमो। ये वाली बुक दी कल्चरल रिलेटिविज्म। हमें पता चल गया कल्चरल रिलेटिविज्म का क्या मतलब, एवरी कल्चर यूनिक। उसके बाद ये टर्म किसने दी थी? फ्रेंच बोआस ने। कब दी थी? 1880। ये ईयर भी याद करना लेते हैं, क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं कि इस ऑथर की 4 किताबें दे दी और पूछ लिया कि सबसे पहले कौन सी आई, क्रोनोलॉजी में सेट करो। तो याद होना चाहिए कि 1888 में सेंट्रल एस्किमो नाम की बुक आई थी, और ये कब आई थी? जब इन्होंने एस्किमो के ऊपर स्टडी किया था। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट इसका। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, जो कि नाम है हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म से रिलेटेड है, वो ये बोलता है कि जो कोई भी कल्चर होता है ना, वो कल्चर ऐसे ही डेवलप नहीं होता। उस कल्चर के कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो कल्चर डेवलप हुआ और अभी तक चल भी रहा है, सर्वाइव भी कर रहा है। तो इन्होंने 3 फैक्टर्स बताए थे कि 3 फैक्टर हैं किसी भी कल्चर के डेवलप होने, सर्वाइव। फर्स्ट है हिस्टोरिकल फैक्टर, सेकंड है ज्योग्राफिकल, एंड थर्ड वन इज एनवायरमेंटल। तो ये तीनों फैक्टर जब प्ले करते हैं तब डेवलप कल्चर। ये बोलते हैं, जो हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म है, इन्होंने बोला कि कोई भी कल्चर डेवलप होने के लिए हम फैक्टर्स की नीड होती है, तब वो कल्चर डेवलप होगा। तो इन्होंने 3 फैक्टर्स बताए हैं, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल और एनवायरमेंटल। जब ये तीनों फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे उसके बाद कल्चर डेवलप होगा। अब इसको हम अपने इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडिया में कैसे कल्चर डेवलप हुआ, एग्जाम्पल ले सकते हैं साउथ इंडियन सोसाइटी। जो साउथ इंडियन सोसाइटीज़ हैं, हमें पता है कि वहाँ की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड रही है। वहाँ पे चोलाज, पांड्याज, चेराज ये सब हैं, और बहुत सारी सिटीज़ हैं, जैसे महाबलेश्वर सिटी है, वो एक हिस्टोरिकल सिटी है जिसका कल्चर आज तक भी मेंटेन है। वहाँ का जो लोकल कल्चर है, वो वहाँ की जो हिस्ट्री रही है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और वो आज तक सर्वाइव कर रहा है। तो फर्स्ट फैक्टर ये हो गया साउथ इंडियन सोसाइटी का जो कल्चर है, हिस्टोरिकल कल्चर, हिस्टोरिकल फैक्टर। उसके बाद है जोग्राफिकल फैक्टर। जो जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं वो भी वहाँ को बहुत ज़्यादा डिटरमाइन। अब जो साउथ इंडिया है, वहाँ पे सी है, तो वहाँ का जो क्लोथिंग पैटर्न है वो नॉर्थ इंडिया से बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पे सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, वहाँ पे गर्म कपड़े की पहनने की नीड ही नहीं है, क्योंकि वहाँ जो जोग्राफी है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पे जो वेस्टर्न एरियाज हैं, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वहाँ का अलग है, ईस्टर्न घाट्स का अलग है। जो बिल्कुल साउथ में केरला, तमिलनाडु, वहाँ का बिल्कुल अलग है। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स जो होते हैं वहाँ के पूरा फूड सिस्टम को, क्लोथिंग सिस्टम को, यहाँ तक कि जो साइकोलॉजी और उनके बिलीफ सिस्टम होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा। और थर्ड फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट वही ज्योग्राफी से ही कनेक्टेड है, जैसा वहाँ का एनवायरमेंट होगा, जो भी वहाँ के फैक्टर्स होंगे वो कल्चर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं और साथ साथ उसको सर्वाइव करने में भी करते हैं। तो ये था दूसरा पॉइंट हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म।
थर्ड है कल्चरल डिटर्मिनिज्म। इसमें क्वेश्चन वैसे बता दूँ आपको किस टाइप के, ये वाला तो मैंने आपको बताया कि कल्चरल रिलेटिविज्म से ये सारे फैक्ट्स पूछ सकते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकते हैं कि ये वाली टर्म्स में कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल डिटर्मिनिज्म, आगे 2-3 टर्म्स और भी आएंगे, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, तो ये फैक्टर्स मेंशन कर और पूछ कि इनमें से, या फिर ये पूछ सकते हैं कि इनमें से नीचे वाले फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म से रिलेटेड है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि कल्चरल डिटर्मिनिज्म का मीनिंग क्या होता है। छोटा छोटा 4 पॉइंट्स में लिख देंगे और एग्जैक्ट मीनिंग में पता होना चाहिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो कल्चरल डिटर्मिनिज्म है उसका मतलब ये होता है डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म मतलब डिटरमाइन करना, वो इन्फ्लुएंस करना। कल्चरल डिटर्मिनिज्म का ये मतलब है कि जो हमारा कल्चर होता है वो हमारी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, डिटरमाइन करता है। जहाँ का जैसा कल्चर होगा वहाँ के जो नेटिव पीपल हैं उन वैसे ही एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ का कल्चर कैसा है। ड्रिंकिंग को एक टैबू माना जाता है, गलत नज़रिए से उसको देखा जाता है कि ड्रिंकिंग इज़ अ बैड हैबिट। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है के लोग बहुत नॉर्मल है, उनके लिए बहुत इजी चीज़ है ये। गिफ्ट्स में भी वो वाइन गिफ्ट करते हैं, तो वहाँ का कल्चर अलग है, हमारे यहाँ का कल्चर अलग है। तो एक टाइप से जो हमारी साइकोलॉजी है, चीज़ों को देखने का जो पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया है, वो वहाँ के किसी भी सोसाइटी के कल्चर से डिटरमाइन होता है। इसीलिए इसको बोल रहे हैं कल्चरल डिटर्मिनेशन। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट फैक्टर है हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म का, वो है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी और साथ साथ है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। ये दोनों टर्म्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का क्या मतलब है। जैसे हम कल्चरल रिलेटिविज्म पढ़ा, वैसे ही होता है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का मतलब ये है कि जो हर एक लैंग्वेज होती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक, ना कोई भी लैंग्वेज इंफीरियर होती, ना कोई भी लैंग्वेज सुपीरियर होती। बस वो डिफरेंट होती है वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, वहाँ के कल्चर के लिए, उस सोसाइटी के लिए सुटेबल होती है। तो रिलेटिविटी या रिलेटिविज्म टर्म जहाँ भी आए हमें याद रखना है कि रिलेटिविज्म आया तो इसका मतलब यूनिकनेस है, कोई सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी नहीं है। ठीक है, वही है यूनिक लैंग्वेज। अब ये वाला डिटर्मिनिज्म, जैसे हमने देखा था कल्चरल डिटर्मिनिज्म, कल्चर है वो वहाँ नेटिव साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है, डिटरमाइन करता है। वैसे ही है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, जो लैंग्वेज होती है वो भी बहुत ज़्यादा कल्चर से डिटरमाइन होती है। तो कल्चर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे थॉट्स को, थॉट्स को इन्फ्लुएंस करेगा। और जो थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस कैसे होते हैं, लैंग्वेज के। इसने इसको क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, इसने इसको क्या किया, एक्सप्रेस किया। अब अगर हम कोई भी कल्चर है या कोई भी सोसाइटी अगर हम उसकी लैंग्वेज को समझ लेते हैं ना, उसको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, तो हमें पता चल सकता है कि जो लोग हैं उनका क्या कल्चर है, उनकी क्या थिंकिंग पैटर्न है, साइकोलॉजी क्या है। इसीलिए लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म बोला गया है कि अगर लैंग्वेज को स्टडी करेंगे तो वहाँ की लैंग्वेज ही डिटरमाइन करिए एक टाइप से वहाँ के पूरे कल्चर को और वहाँ की पूरी सोसाइटी को। तो ये दोनों चीज़ें थी, रिलेटिविटी
डिटर्मिनेशन। इसके बाद एक पॉइंट और है फीचर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको कॉन्सेप्चुअल भी समझना है, साथ साथ ये फैक्चुअली तरीके से याद रखने हैं। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म का, वो ये है कि जो कल्चर होता है ना, उसका नेचर ही है डिफ्यूज होना, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या मतलब है? स्प्रेड होना या फिर माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे कल्चर का स्प्रेड होना। अब इसका सबसे जो इजी एग्जांपल है, जो बहुत ज़्यादा को, वो हम ले सकते हैं मैकडी का। जो मैकडी के बर्गर्स होते हैं ना, उससे हम इसको समझ सकते हैं कि कल्चरल डिफ्यूज़न कैसे होता है। जो बर्गर का कल्चर है, क्योंकि कल्चर में हमारी फूड हैबिट्स भी आती हैं, तो जो बर्गर का कल्चर है वो कभी इंडियन सोसाइटी का पहले पार्ट ही नहीं, वो कल्चर नहीं। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, मॉडर्निज्म आया है, उसके बाद से क्या हुआ है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ का कल्चर हमारे ईस्टर्न वर्ल्ड में आया है और इंडिया में भी आया है। तो जो बर्गर का कल्चर है वो वेस्टर्न फूड हैबिट्स में काउंट होता था, लेकिन जब कल्चरल डिफ्यूज़न हुआ, वहाँ का कल्चर हमारे इंडिया तक आया, तो जो बर्गर था वो भी इंडिया में आया। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और हुई, वो ये हुई कि जो आलू टिक्की बर्गर है आलू टिक्की बर्गर, भूख तो नहीं लग गई आलू टिक्की बर्गर सुन के? तो जो आलू टिक्की बर्गर है वो अब भी वेस्ट में नहीं मिलता है, ये इंडिया की यूनिकनेस है। यहाँ का कल्चरल डिफ्यूज़न इस टाइप से हुआ है कि नए फीचर्स भी आ गए, लेकिन जो यहाँ की सोसाइटी थी उसके अकॉर्डिंग उसने अपने आप को ढाल भी लिया, यहाँ के सूटेबल जो चीज़ है वो हो गई। तो जो बर्गर का डिफ्यूज़न हुआ है एज अ कल्चरल डिफ्यूज़न, तो इससे हम समझ सकते हैं कि कल्चर कैसे डिफ्यूज़ होके एक जगह से दूसरी जगह पे आता है। तो ये समझाना चाह रहे हैं कि जो कल्चर है उसका डिफ्यूज़न होना ही होना होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ग्लोबलाइजेशन। तो ये चीज़ इन्होंने इस तरीके से बताई है। ये भी पूछ सकते हैं कि हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म में ये वाला कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता, कल्चरल डिफ्यूजनिज्म, तो ये वाला आता है। ये थे सारे फीचर्स। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म से रिलेटेड, अब हमने PYQ देखे थे, उसमें था कि कंपैरेटिव मेथड होता है एक स्टडी करने का। उसी तरीके से दो मेथड और होते हैं, दैट इज इंडक्टिव मेथड और एक होता है डिडक्टिव मेथड। ये दो मेथड्स होते हैं कोई भी सोसाइटी होगी या कोई भी कल्चर हो गया उसको स्टडी करने के। तो जो ये हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म अप्रोच है, इन्होंने यूज़ किया इंडक्टिव मेथड का। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इंडक्टिव मेथड का मतलब ये होता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो किसी सोसाइटी को स्टडी करने के लिए गए, वहाँ के कल्चर को स्टडी किया, तो वहाँ पे वो जाते ही सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोगों को बुलाया, पूछा कि हाँ जी आप कौन सा कल्चर फॉलो, आप कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो, आपकी फूड हैबिट्स क्या क्या हैं, आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो, वो खुद ऑब्जर्व कर लेंगे। तो इन सारे फैक्टर्स से रिलेटेड जो जो कल्चर के पार्ट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड वो डेटा कलेक्ट करेंगे। इस सोसाइटी कितने परसेंट लोग इस टाइप का कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तो पहले वो डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो एक थ्योरी डेवलप करेंगे कि हमने ये स्टडी करी, इस डेटा के बेसिस पे हम ये कंक्लूजन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ये कंक्लूजन, और फिर थ्योरी बना देंगे वो। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले डेटा कलेक्शन, उसके बाद थ्योरी डेवलपमेंट। लेकिन जो डिडक्टिव मेथड होता है वो उसका बिल्कुल अपोजिट है। डिडक्टिव में क्या होता है कि पहले ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब दूर दूर से देख के, फील्ड में जाके उसने स्टडी नहीं किया, ऊपर से मोटा मोटा देखा, या फिर जो देखिए स्टडीज़ हुई हैं, बुक्स हुई हैं, उनको पढ़ के उसने अपना आइडिया निकाल लिया, कंक्लूजन पहले उसने बना लिया अपने मन में कि ये थ्योरी है और ये कल्चर लोग फॉलो कर रहे हैं। पहले उसने थ्योरी बनाई, उसके बाद वो फील्ड में जाएंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और जाके उस थ्योरी को, अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए बेसिकली वो डेटा कलेक्ट करते हैं कि अच्छा
ये हमने पॉइंट कंक्लूड किया था। तो इस पे क्या डेटा सूट कर रहा है या फिर जैसे भी उनको ठीक लगता है, तो ये दो तरीके के मेथड हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। जो हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म है उन्होंने इंडक्टिव मेथड को यूज़ किया। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, हमारे लिए काम की चीज़ क्या है, हमारे लिए काम की चीज़ ये है कि वो ये पूछ सकते हैं जो हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म है उसमें इसमें से कौन सा मेथड फॉलो किया है। कंपैरेटिव मेथड भी बोल सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इंडक्टिव मेथड। ये दोनों एक पॉइंट में दे देंगे और हमें एलिमिनेट करना कि ये नहीं ये है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था बताना। तो ये कंप्लीट हो गया हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। लेकिन एक नाम मैं बहुत बार बोल चुकी, वो है फ्रेंच बोआस। तो क्योंकि हमने सिलेबस में देखा था हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म के आगे लिखा हुआ था फ्रेंच बोआस, तो क्वेश्चन वहां से भी पूछ सकते। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रेंच बोआस के बारे में। फ्रेंच बोआस कौन थे, क्या क्या इन्होंने स्टडी करी थी। जो फ्रेंच बोआस थे वो थे जर्मन बोर्न अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इनका बर्थ हुआ था जर्मनी में, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा स्टडी करी थी अमेरिका में, इसलिए अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ये। और इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि इन्होंने काम इतना ज़्यादा किया अमेरिका में एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में, तो ये फेमस हो गए अमेरिकन फादर ऑफ अमेरिकन। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से डायरेक्ट हो गया। क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी, फ्रेंच बोआस। वैसे इनको पापा बोआस भी बोला जाता है, क्वेश्चन शायद ना पूछे, बता रही हूँ आपको नॉलेज के लिए कि इनको पापा बोआस के नाम से भी बुलाया जाता, बहुत ज़्यादा फेमस नाम है। बाद जो इन्होंने स्टडी करी थी वो मैंने आपको बताई, जो एस्किमोज के ऊपर स्टडी करी थी, ये बुक बहुत ज़्यादा सेंट्रल 1808 में, जिसमें इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, कल्चरल रिलेशन। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट एक्सपेडिशन इन्होंने किया था, जीसस नॉर्थ एक्सपेडिशन। ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जीसस नॉर्थ एक्सपेडिशन कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किया था, फ्रेंच बोआस ने किया था। कब किया था, 1896 में। और कहाँ किया था, साइबेरिया में। जो साइबेरियन पीपल थे वहाँ के कल्चर को इन्होंने स्टडी किया था। बहुत सारी एथनोग्राफिक स्टडीज़ हैं इनकी पे, तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। के बाद जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है एक और बुक, क्योंकि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि उन्होंने कौन सी स्टडी करी और कौन सी बुक्स लिखी। तो एक बुक और आपको बताती हूँ, वो है माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन। ये बुक थी लिखी उन्हें 1911। और ये बुक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें इन्होंने दो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी। एक तो जो इवोल्यूशनरी थ्योरीज हैं, कल्चर को लेके स्टडी से रिलेटेड इवोल्यूशनरी थ्योरीज को इन्होंने रिजेक्ट किया था। बोले कि हिस्टोरिकल पार्टिकुलर पहले एक थ्योरी आई थी इवोल्यूशनिज्म, उनकी जितनी भी स्टडीज़ हैं उन्होंने उन सारी थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया। बोले कि ये सही मेथड यूज कर रही, क्योंकि वो डिडक्टिव मेथड यूज कर रहे थे, इन्होंने यूज किया इंडक्टिव मेथड। तो इसे जो मेथड है उसके बेसिस पे उन्होंने सारी थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया था। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा इस बुक का इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो साइंटिफिक रेसिज्म है उसको भी इन्होंने रिजेक्ट किया, क्योंकि ये टाइम था 90s का 20s का।
तो उस टाइम पे रेसिज्म बहुत ज़्यादा था। आपने सुना भी है कि वाइट बर्डन थ्योरी नाम की थी, जिसमें जो वेस्ट के पीपल थे, जो वाइट पीपल थे, वो ये मानते थे कि जो ब्लैक पीपल है वो तो इन्फीरियर है और हमारा काम है उनको सेव करना। तो रेसिज्म बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम पे, इसीलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी करी रेसिज्म के ऊपर। और इस वाली बुक में माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, उसमें इन्होंने साइंटिफिक रेसिज्म को डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं, रेसिज्म इज़ वेरी बैड थिंग, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये वाले सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। के बाद फ्रेंच बोआस ने एक ट्राइब है वा 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 ये ट्राइब थी के ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी, इनके कल्चर को स्टडी किया, इनकी सोसाइटी को और यहाँ के लोगों पे बहुत ज़्यादा इथनोग्राफिक वर्क इन्होंने किया। तो ये वाले भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि ये जो ट्राइब का नाम दे देंगे कि ये ट्राइब है। और इस ट्राइब के ऊपर विच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने काम किया था, तो कौन थे? फ्रेंच बोआस। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट वो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। पढ़ रहे हैं हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी, लेकिन जो इनका कंट्रीब्यूशन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ही काफ़ी था। हमने सुना है कि एक नेचर नर्चर डिबेट होती है। नेचर नर्चर डिबेट क्या है? नेचर नर्चर डिबेट ये, कोई भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर जो ग्रोथ होती है, जो उसकी डेवलपमेंट होती है, उस पर नेचर का कितना फ़र्क पड़ता है। नेचर में बेसिकली बायोलॉजिकल चीज़ें आ गई, क्या उसके जेनेटिक्स हैं, डीएनए वगैरह, या फिर इंट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट कैसा, वो नेचर में आ गया, वो बायोलॉजी का पार्ट है, वो नेचर हो गया। दूसरा है नर्चर, मतलब उसकी कंडीशनिंग कैसे करी जा रही है बच्चे की, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे करी जा रही है। तो इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि जो हमारा नेचर है, जो हमारी बायोलॉजी है, वो ज़्यादा डिटरमाइन करती है कि कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा है, वो जब बड़ा होगा, पर्सन बनेगा, तो वो किस टाइप का होगा, उसका नेचर क्या होगा। दूसरा है नर्चर, कि हम ये बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये भी बोलते हैं कि नेचर का उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो एनवायरनमेंट है, किस तरीके से, क्या संस्कार या फिर क्या टाइप की चीज़ें उस बच्चे को सिखाई जा रही हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी स्टडी करी। तो ये पूछ सकते हैं कि जो नेचर नर्चर डिबेट है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि नेचर नर्चर हाइपोथेसिस, ये किसने दी थी? तो ये दी थी फ्रेंच बोआस ने। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है न्यू फिजिकल एंड, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि जो न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसकी फाउंडेशन की थी फ्रेंच बोआस। सारे पॉइंट्स फ्रेंच बोआस से ही रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चन। और एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सापिर-वोर्फ हाइपोथेसिस। ये रिलेटेड है, जो सापिर थे और वॉर्फ थे, ये दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलग अलग, ये स्टूडेंट थे फ्रेंच बॉयज के। और इन्होंने जो लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म पे काफ़ी ज़्यादा डीप में स्टडी करी थी। उसको स्टडी करने के बाद इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी। तो ये हाइपोथेसिस भी पूछ सकते हैं। सापिर वोर्फ हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड है? लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म से रिलेटेड है, या फिर लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड है। और ये भी पूछ सकते हैं, 4-5 स्कॉलर्स के नाम दे दिए जो कि अभी हम देखेंगे कि ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इनमें से कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो है स्टूडेंट ऑफ बोआस। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बोआस जो थे बहुत ज़्यादा फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिनके बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे। तो सापिर और वोर्फ ये दोनों फ्रेंच बोआस के स्टूडेंट थे। और कौन से स्टूडेंट थे? प्रोबर, ये नाम भी बहुत ज़्यादा फेमस।
जो क्रोबर हैं वो जब फ्रेंच बुआस की डेथ हो गई थी तो उनकी लेगेसी को आगे किन्होंने बढ़ाया था, उसके उनके पूरे वर्क को आगे बढ़ाया था क्रोबर ने। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो फ्रेंच बुआस है उसकी लेगेसी को आगे किसने बढ़ाया था, क्रोबर ने। और कौन से हैं, और हैं इनके मीड, मार्गरेट मीड, मीड होगी, और रुथ बेनेडिक्ट, और वाइजर। ये सारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ये और ये चार और भी बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे इनका लिस्ट आउट कर देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन से फ्रेंच बोआस के हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो ये सारे टॉपिक्स थे फ्रेंच बोआस से रिलेटेड। और हमने पहले पढ़ा हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म को काफ़ी डिटेल में देखा, से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बताए, साथ साथ जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो आपको समझाई। और फ्रेंच बोआस से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, जो उनका वर्क रहा है, या फिर जो जो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिए वो हमने डिस्कस किए। तो ये पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा जो थ्योरीज का पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन देख चुके हैं, एक साल में 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।